व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। ये जो व्यंजन संधि है ये कक्षा 11 और कक्षा 12 यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट कक्षा 11 और कक्षा 12 के दोनों वर्ष के छात्रों के लिए है। सेम पाठ्यक्रम है, कक्षा 11 में भी वही व्यंजन संधि है और कक्षा 12 में भी वही व्यंजन संधि है। तो जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से इसे समझ लें और जो कक्षा 11 के हैं वो भी दोनों समझ लें और कक्षा 11 के बच्चे अभी से इसे समझ लें जिससे इंटर में समझने की जरूरत ही ना रहे। तो आइए देखते हैं हम व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि क्या होती है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई एक आ जाए तो व्यंजन संधि होती है। ये थोड़ी सी कठिन है और महत्वपूर्ण भी है, आपको समझने की जरूरत है और ये संधियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप जब पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी लेने जाएंगे तो वहां भी 100 नंबर की हिंदी लगभग आती है, किसी में 80 नंबर की, किसी में 100 नंबर की। तो अभी से आप अगर संधि समझ लोगे तो संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और लोग कहते हैं संधि बड़ी कठिन, कुछ कठिन नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत है बस। देखो व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है वहां व्यंजन संधि होती है। अगर दो शब्दों के मेल से परिवर्तन नहीं हुआ तो अपवाद छोड़कर संधि नहीं होगी। जैसे आपने स्वर संधियों में पढ़ा पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक में 4 अक्षर हो गए, आलय में 3 अक्षर हो गए और जब जोड़ दिया तो पुस्तकालय बन गया, 5 अक्षर हो गए। विद्या प्लस आलय 5 अक्षर हैं, विद्यालय 4 अक्षर में जुड़ गए। तो दो वर्णों के मेल से जो चेंज होता है, जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखो आपको पढ़ना है, पहली संधि है वो है स्तोह शुचना शुचुः, ये वाली, ये पहली संधि है आपको। अब देखो बच्चों, किसी वर्ण के बाद अगर 2 बिंदी लगी हैं, 2 बिंदी, तो ये आधा हा की आवाज देती हैं, आधा हा। तो अगर आपने इसे स्तो पढ़ दिया तो गलत हो गया। इसे हम पढ़ेंगे स्तोह शुचना शुचुः। देखो शुद्ध पढ़ा नहीं जाता, शुद्ध पढ़ना बड़ा मुश्किल का काम है। कोशिश कीजिए आपका उच्चारण बढ़िया हो, मेरा भी ज्यादा अच्छा नहीं है, काम चला लेता हूं। तो देखो स्तोह शुचना शुचुः। अब इसको हिंदी में कहते हैं शुचित्व संधि, ये कहते हैं शुचित्व संधि। और इसका सूत्र है स्तोह शुचना शुचुः। 2-3 बार बोलो, इसे बोलो, जब बोलोगे तो बात क्लियर हो जाएगी। तो शुचित्व संधि का सूत्र है स्तोह शुचना शुचुः। कभी कभी सूत्र ही पूछ लिया जाता है कि शुचित्व संधि का सूत्र बताओ, आपने पढ़ा ही नहीं है और अगर पढ़ा भी है तो लिख नहीं पाओगे, इसलिए बहुत कायदे से रफ में लिख लिख कर कई बार देखना है। अगर आपने विसर्ग नहीं लगाया तो गलत हो गया, हल चिन्ह नहीं लगाया गलत हो गया। देखो इस शुचित्व संधि की परिभाषा क्या है, सा या तवर्ग के बाद शा या चवर्ग आए तो सा के स्थान पर शा और तवर्ग के स्थान पर क्रमशः चवर्ग हो जाता है। देखो ये सा है जिसे आप सड़क वाला कहते हैं, ये वाला सा, ये है दंत, इसे बोलते हैं दंते। इसका उच्चारण तब होता है जब आपकी जीभ दांतों में लड़ती है, तब सा 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 सड़क, ये वाला। और ये जो शा है ये इसे बोलते हैं तालव्य, व्याकरण की भाषा में शा इसे बोलते हैं तालव्य। और तालव्य इसलिए बोलते हैं कि हमारे मुख में तालु एक अंग है, आपकी जीभ के ऊपर जो छत है उसे तालु बोलते हैं। तो जब आप अपनी जीभ तालु में टच करके बोलेंगे शा शा शा, खरगोश, शलजम, शरीफा, तब ये शा बोला जाएगा। तो चूंकि जब हमारी जीभ तालु में टच करती है तब ये बोला जाता है, इसलिए इसे तालव्य कहते हैं। अब फिर से देखो, सा या तवर्ग के बाद शा या चवर्ग आए तो सा के स्थान पर शा और तवर्ग के स्थान पर क्रमशः चवर्ग हो जाता है। क्रमशः माने क्रम से। अब देखो तवर्ग क्या होता है, देखो तवर्ग और चवर्ग ये 2 यहां पर आए हैं, तवर्ग और चवर्ग। जब आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ री, ए आए ओ आओ अंग अह, फिर कवर्ग क ख ग घ अंग। देखो तवर्ग त थ द ध न, ये 5 अक्षर हो गए और चवर्ग में च
छ ज झ और या च छ ज झ या त थ द ध न। ये तवर्ग के 5 अक्षर हैं। पहले अक्षर से वर्ग बन गया, उसका नाम तवर्ग। दूसरे च अक्षर से वर्ग बन गया, इसका नाम चवर्ग। तो व्याकरण की भाषा में तवर्ग चवर्ग कहते हैं। तो पहला कवर्ग, दूसरा चवर्ग, तीसरा तवर्ग, चौथा टवर्ग ट ठ ड ढ अड़ा और पांचवा पवर्ग प फ ब भ म। 5 वर्ग होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। अब देखो सूत्र आपको दिखाता हूं। ये तो प्राइमरी बातें हैं जो आप पहले से जानते हो। अब हम वहां आते हैं जहां से हमारा असली काम शुरू होना है। देखो ये है एक सूत्र जो आपके सामने है, जिस पर हम काम करेंगे। ये देखो ये वाला ये सूत्र है। अगर स आया तो उसके बदले श हो जाएगा। और त थ द ध न, च छ ज झ या, इसे या बोलते हैं। तो अगर त आया तो चा हो जाएगा, थ आया तो छा हो जाएगा, द आया तो जा हो जाएगा, ध आया तो झा हो जाएगा, न आया तो या हो जाएगा। और सब में हल चिन्ह लगा है, मतलब ये अक्षर आधे हैं, स्वर का मेल इसमें नहीं है। तो शचुत्व संधि में क्या होता है, अब उदाहरण से देखेंगे। देखो निश्चय। अब निस उदाहरण देखिए, निस के बाद प्लस लगा हुआ है, दोनों जुड़ेंगे तो स आया। तो अब सूत्र देख लीजिए, स है तो उसके बदले तालव्य श आधा हो जाएगा। तो यहां पर निश्चय के बदले ये वाला ये तालव्य श आधा आ गया। तो निस प्लस चय बराबर निश्चय। अगला देखो, निस प्लस छल बराबर निश्चल। सड़क वाला सा है आधा, तो तालव्य आधा सा आ जाएगा। ये व्याकरण का नियम है शचुत्व संधि में। अब देखो निश्चल बन गया ये वाला। तीसरा देखो, रामस प्लस शेते बराबर रामश्येते। ये वाला ये व्याकरण का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। यहां सड़क वाला सा था, दंत सा हम व्याकरण की भाषा में बोले तो दंत सा के बाद तालव्य आ गया ये। अगला देखो, हरिश प्लस सेते। हरिश ये सा है तो इसके बदले तालव्य सा आएगा हरिष्येते। ऐसे अगर सड़क वाला आधा सा आए तो उसके बदले तालव्य आधा सा हो जाएगा। ये पहला नियम था। अब दूसरा देखो, ये वाला ता। देखो सत्य प्लस चित्त, तो ता आया तो इसके बदले अगले चवर्ग का पहला अक्षर बन जाएगा। ये तवर्ग का पहला अक्षर है, ये चवर्ग का पहला अक्षर है। तो क्रम से होगा, पहले के जगह पर पहला, दूसरे के जगह पे दूसरा, तीसरे की जगह पे तीसरा। तो त के बाद च आ गया तो वही च आ गया सच्चित। दूसरा देखिए, सत प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र। आधा क्यों आया, क्योंकि यहां आधा है, त आधा है, इसके नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहां आधा आया। देखो सद प्लस जन। अब ये देखने की बात है, द आ गया। देखो त थ द, अगर द आया तो उसके बदले ज होगा। तो सद प्लस जन, तो द के बदले यहां ज आ गया। चूंकि ये आधा है इसलिए ज भी आधा आ गया, तो ये बन गया सज्जन। अगला देखो, उद प्लस ज्वल। तो यहां द है तो द के बदले ज हो गया, तो ये आधा है इसलिए यहां आधा और आ गया, उज्ज्वल। ऐसे लिखेंगे, दोनों आधा जा होंगे। उत प्लस चारण, उच्चारण, ऐसे लिखेंगे। अब नियम आपको समझ में आए या ना आए, आप ये जान लो कि संधि कैसे होगी, संधि विच्छेद कैसे होगा। ठीक, तो देखो निस प्लस चय निश्चय, निस प्लस छल निश्चल, रामस प्लस शेते रामश्यते, हरिस प्लस शेते हरिष्यते, सत प्लस चित सच्चित, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, सद प्लस जन सज्जन, उद प्लस ज्वल उज्ज्वल, उत प्लस चारण उच्चारण। इतना रट लो अच्छी तरह से। और ये भी देख लो कि उच्चारण का संधि विच्छेद कैसे होगा। उत प्लस चारण, कहीं आपने उच्च प्लस चारण कर दिया तो सारा मामला खराब हो गया। सज्जन का कहीं सज प्लस जन कर दिया तो सब मामला खराब हो गया। इसलिए कई बार पढ़ लो, कई बार अपने रफ में लिख लो।
1 नंबर इसमें से पक्का है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली संधि देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा सूत्र है इष्टनाष्टु। ये बोलने में भी बड़ा मुश्किल सा है और आपका अभ्यास नहीं है इसलिए कई बार बोलना पड़ेगा। देखो इष्टनाष्टु, मैं भी ठीक से नहीं बोल पा रहा हूं लेकिन उच्चारण करना है इष्टनाष्टु। इष्टनाष्टु, अच्छा विसर्ग भी लगा है तो आधा हा भी बोलेंगे तो इष्टनाष्टु, और इसे कहते हैं इष्टत्व संधि। ये है इष्टत्व संधि, दूसरी संधि है व्यंजन की। इसकी परिभाषा क्या है? स या तवर्ग के बाद शा तालब। अब इसे देखो, ये नया निकला, ये जिसे हम पेटचिरा बोलते हैं, इसे व्याकरण की भाषा में हम कहते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य शा। हमारी जीभ में सबसे आगे तो दांत हैं, तो दांत में जब लड़ाएंगे तो निकलेगा सा सा सड़क। उसके दांत के थोड़ा सा आगे मूर्धा है, तो हम दांत के अंदर अपनी जीभ को लगाएंगे तो निकलेगा भाषा भाषा भाषा। और अंदर ले जाएंगे तो तालु का तालव्य हो जाएगा, शा शंकर शंकर जी। ऐसे तो हमें तालु और दांत के बीच में मूर्धा एक अंग है, वहां पर अपनी जीभ को लगाना है, तब निकलेगा भाषा भाषा। देखो ये शा है, तो स या तवर्ग के बाद श या टवर्ग आए तो स या तवर्ग के स्थान पर क्रमशः श या टवर्ग हो जाता है। अब सूत्र देखो, बात तो सूत्र से ही समझ में आएगी। देखो ये सूत्र है, अगर सड़क वाला ये दंत सा आ गया तो इसके बदले अब ये मूर्धन्य शा होगा। त थ द ध न, ट ठ ड ढ अ। अगर ता है तो टा होगा, था है तो ठा होगा, दा है तो डा होगा, धा है तो ढा होगा, ना है तो अड़ा होगा। ये चेंज आएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम और ऊपर करते हैं जिससे आपको ठीक से नजर आए। ये सूत्र देखिए, क्योंकि सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं और नियम आपको भले न याद हो लेकिन ये तैयार हो जाएं कि संधि कैसे होगी और संधि विच्छेद कैसे होगा। अलग अलग को संधि विच्छेद कहते हैं और एक में मिलाने को संधि कहते हैं। अब देखो रामस प्लस षष्ठः, नियम क्या है कि स हल के बाद अगर शा आ गया तो इस सा के बदले यही शा हो जाएगा, और चूंकि ये शा आधा है इसलिए ये शा भी आधा ही आएगा, तो ये बनेगा रामषष्ठः। ऐसे रामस प्लस टिकते, देखो ये नहीं, ये ऐसे है सड़क वाला सा, रामस प्लस टिकते, इसे ऐसे पढ़ना है, बराबर रामस टिकते। तीसरा देखो तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। अब सूत्र क्या है, यहां ता के बाद ट आया है तो ता के स्थान पर टा हो जाएगा, बस ता आधा है तो टा भी आधा आएगा, इसलिए ये ऐसे हो गया तट टीका। उसकी टीका, टीका का मतलब हिंदी अर्थ है, तत् टीका उसकी टीका। कई पुस्तकों की टीकाएं आती हैं, अन्य भाषाओं के पुस्तकों की टीका आती है, टीका का मतलब उसका हिंदी में अनुवाद। तो तत् प्लस टीका, तट टीका, उसकी टीका, अर्थ इसका ये हुआ। दूसरा देखो उद प्लस डैनम। अब यहां देखो द है तो द के बदले ड होगा, तो उद प्लस डैनम, डा आ गया तो यही डा यहां उठकर आ जाएगा, ये अपने जगह पर रहेगा, इसके बदले एक और डा आएगा। अब चूंकि द आधा है इसलिए डा भी आधा आएगा, तो ये हो गया उड्डयनम। उड्डयनम माने उड़ान, उड्डयन मंत्री, केंद्रीय उड्डयन मंत्री, ऐसे पद होता है उड़ान। अब देखो कृष्ण प्लस नह, ये हो गया कृष्णः। विष प्लस नुह, विष्णु। और तो ये संधि हो गई हमारी। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर आते हैं झलाम झस झसी पर। ये है तीसरी संधि है झलाम झस झसी। ये थोड़ा सा बोलने में कठिन सा है तो इसे गौर रखिएगा। तीसरा झलाम झस झसी, और इसे कहते हैं जशत्व संधि। ये बड़ी अच्छी संधि है। झल वर्ण, झल प्रत्याहार है, वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ शा शा सा हा के बाद यदि झस वर्ण वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण आए
तो झल वर्ण के स्थान पर जश वर्ण ग ज ड द ब हो जाते हैं। जैसे उदाहरण से देखिए, उदाहरण देखिए, लभ प्लस धाह, तो धा के पहले भा आ गया तो भा के बदले बा हो जाएगा लब्धा, ये हो गया। दुघ प्लस धम दुग्धम, सिद्ध प्लस धी सिद्धि, युद्ध प्लस धाह युद्धा, शुद्ध प्लस धाह शुद्धा। ऐसे ये तैयार कर लीजिए कि संधि विच्छेद क्या है और इसकी संधि क्या होगी। 2-4 बार रफ में लिख लिख कर देख लीजिए, आपका हाथ सेट हो जाएगा, बात दिमाग में फीड हो जाएगी। तो 3 संधियां आपने पढ़ी कि स्तोह शुचना शुचु, इष्टनाष्टु और झलाम झस झसी। अब चौथी पढ़ते हैं हम खरीचा। खरीचा ये भी व्यंजन संधि है और इसे कहते हैं चर्तु संधि। चर्तु संधि यदि झल वर्णों, झल का मतलब है वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे कवर्ग है तो कवर्ग में 5 अक्षर हुए का ख ग घ अंग 5। तो ये कह रहा है कि वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ योम शाशा साहा, इन्हें झल वर्ण बोलते हैं। के बाद खर वर्ण, अब खर भी प्रत्याहार है। आप सोच रहे होंगे जाने क्या क्या ये बवाल है व्याकरण का, तो बात सुनते रहिए, बात समझते रहिए। वर्गों के प्रथम द्वितीय शाशा सा आए तो झल के स्थान पर चर क च ट त प हो जाएंगे। अब उदाहरण समझिए, देखो सद प्लस कार, तो यहां द आ गया। अब द अपने, अगर द अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, त थ द ध न, तो जैसे तवर्ग है ये त थ द ध न। अब यहां क्या हुआ, द आ गया तो द अपने पहले अक्षर में बदल जाएगा। देखो ता आ गया, ता में बदल गया ये, तो द के बदले ता हो गया। चूंकि द आधा है इसलिए ता भी आधा आ गया, तो ये सत्कार हो गया। अब आपको करना क्या है कि सत्कार का संधि विच्छेद होगा सद प्लस कार। अगर आपने कहीं कर दिया सत प्लस कार तो गलत हो गया, तो सद प्लस कार बराबर सत्कार, ये तैयार करना है। सद प्लस पात्र सत्पात्र, दिग प्लस पाल दिक्पाल। अब यहां चेंज क्या हुआ, ये कवर्ग का अक्षर है क ख ग, तो ग है तो इसके बदले इसी वर्ग का पहला अक्षर आ जाएगा। जैसे क ख ग घ और अंग, ये 5 अक्षर हो गए। अब चूंकि ग आया है, अब ग के बाद ग अपने पहले अक्षर में बदल जाएगा, मतलब क में बदल जाएगा, तो ये दिक्पाल, ये हुई। अब आपको क्या करना है, दिक्पाल का संधि विच्छेद होगा दिग प्लस पाल, इतना करना है। लिभ प्लस सा लिप्सा, तो ये हो गई खरीचा। अब आते हैं तोरली, बहुत सरल संधि है तोरली। 5वीं संधि हमारी तोरली, और इसे लत्तो संधि कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है, ता के बाद ल आए तो ता ला में बदल जाता है। सबसे सरल यही है, ता के बाद अगर ला आ जाए तो पहला वाला ता है वो ला में बदल जाता है। देखो तत् प्लस लीन, अब संधि क्या थी, ता के बाद ला आए तो ये ता ला में बदल जाएगा, तो ये तल्लीन हो गया। इस ता के बदले एक ला और आ गया, और चूंकि इसमें हल चिन्ह लगा है, आधा है, इसलिए आधा आया। उत प्लस लेख उल्लेख, तत् प्लस लय तल्लय। सबसे सरल संधि यही है, बस आपको ध्यान रखना है कि उल्लेख का संधि विच्छेद होगा उत प्लस लेख। कहीं आपने उल प्लस लेख कर दिया तो काम खराब हो जाएगा, तो ये तैयार कर लो। अगली संधि है मो अनुस्वारः। ये देखिए मो अनुस्वारः, ये सबसे सरल संधि है मो अनुस्वारः। ये जो बीच का है इसे अवग्रह कहते हैं, आ का पूर्व रूप होता है, परेशान मत होना। तो मो अनुस्वारः का मतलब ये है, इसे हम हिंदी में अनुस्वार संधि बोलते हैं, अनुस्वार संधि। अब देखो माँ हल के बाद, माँ हल का मतलब है माँ के नीचे जो छोटा सा डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब है माँ आधा है। तो माँ हल के बाद कोई व्यंजन आए तो माँ को अनुस्वार हो जाता है। अब अनुस्वार का मतलब यह है कि ये बिंदी, इसे अनुस्वार बोलते हैं। और एक होता है चंद्रबिंदु,
इसे अनुनासिक कहते हैं। व्याकरण की भाषा में चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं और सिर्फ एक बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। तो मो अनुस्वार का मतलब है ये अनुस्वार संधि है कि माँ के बाद कोई व्यंजन आए तो माँ को अनुस्वार हो जाता है। अब देखो जैसे गृहम में माँ है, गच्छति, अब माँ के बाद प्लस के बाद कोई भी व्यंजन आ गया तो माँ के बदले अनुस्वार हो गया। अब गृहम हम ऐसे नहीं लिखेंगे, गृहम ऐसे लिखेंगे। देखिए हा के बाद माँ हल नहीं है बल्कि हा के ऊपर अनुस्वार लगा है, गृहम गच्छति, इस तरह लिखेंगे। दूसरा देखिए हरिम बंदे, माँ के बाद आ गया व्यंजन तो हरिम, हरि के ऊपर बिंदी लग गई, हरिम बंदे। ये है अनुस्वार संधि कि माँ के बाद अगर कोई व्यंजन हो तो माँ के बदले अनुस्वार हो जाता है। अब अगला देखिए अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, और ये अंतिम संधि है आपके कक्षा 11 और कक्षा 12 के पाठ्यक्रम की। अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, इसे समझ लीजिए। ये थोड़ी सी कठिन सी है लेकिन कठिन है नहीं, दिखती है आपको। देखो अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, ये यही है, इसे ऐसे पढ़ेंगे हम, यही अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, इसे परसवर्ण संधि बोलते हैं हिंदी में। अब देखो अनुस्वार के बाद शा सा सा हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो तो अनुस्वार के बदले अंतिम पद का पंचम वर्ण हो जाता है। उदाहरण देखिए शाम प्लस तह शांतः। देखिए शा शा सा हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो अनुस्वार के बाद तो आप देखो शा के ऊपर अनुस्वार है, उसके बाद शा शा सा हा में से कोई नहीं है, एक अलग त है, तो इसके बदले अनुस्वार आधन नाम में बदल जाएगा, शांतः बन गया, ये वाला बन गया। दूसरा देखो अंग अनुस्वार है, उसके बाद शासा साहा को छोड़कर का वर्ण है, का व्यंजन है, तो ये का जो का है ये कवर्ग का है, कवर्ग का क ख ग घ और अंग। तो जो का है ये का, जो ये बिंदी है अनुस्वार है, ये कवर्ग के आखिरी वर्ण में इसमें बदल जाएगा अंग में, तो देखो अंकितः ऐसे हो गया। अगला देखिए कुम प्लस ठितः, तो का के ऊपर अनुस्वार है, बाद में ठा आया है, तो ये जो ठा है इस अनुस्वार के बदले ठा के वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाएगा। अब ठा कैसे आया देखो ट ठ ड ढ अड़ा, ये अड़ा है अड़ा, तो ठ ये टवर्ग का अक्षर है तो इसके इस बिंदी के बदले अड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ कुंठितः, और चूंकि ये बिंदी आधा अक्षर ही माना जाता है इसलिए आधा अड़ा यहाँ आ गया। ठीक ऐसे अंग प्लस कह अंकः हो गया। जैसे आपने गंगा, देखो एक सामान्य तो गंगा ऐसे लिखा जाता है, और अगर आप शुद्ध संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर गंगा ऐसे लिखा जाएगा, गंगा। अंक ऐसे, एक तो अंक आपने ऐसे लिख दिया और एक अंक ऐसे, अंग और का अंक ऐसे लिखा जाता है, तो ये कहते हैं परसवर्ण संधि। अब आप नियम भले न जानो, नियम याद रह जाए ना याद रह जाए, आपको इतना पता हो जाना चाहिए कि शाम प्लस तः शांतः, अंग प्लस कितः अंकितः, कुम प्लस ठितः कुंठितः, अंग प्लस कः अंकः, इतना याद रह जाए। ये व्यंजन संधि है और थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आप एक बार में समझना है, बार बार आप घुमा घुमा के वीडियो देख लो। तो स्वर हमने पढ़ा दिया आपको, कक्षा 11 कक्षा 12 दोनों का पाठ्यक्रम एक है संधि के मामले में। 1 नंबर स्वर से, 1 नंबर व्यंजन से, 1 नंबर विसर्ग से। अगले दिन में विसर्ग संधि का पाठ लेकर आपके सामने आऊंगा।